छोटे बच्चों को आप सेक्स दिखा रहे हो, सुना रहे हो, वही बहुत गलत है। जो एक सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो किल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सेक्स को बचपन में एक रॉन्ग फ्रेम से देख लिया है ना। संस्कार बेडरूम में भी होते हैं। आप अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्पेस दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हो कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ना हो, भगवान हमारे बच्चे के साथ कुछ ना हो। आपने शुरू तो घर से ही कर दिया ना। वो जब वो 4, 5, 7 साल की हुई, उसके ड्राइवर, उसके मामा सबसे अब्यूज हो गई, सेक्सुअली अब्यूज्ड। नमस्ते, द मॉडर्न मामा शो देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। इस जिंदगी की आपाधापी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम अपने डॉक्टर से सीधे सवाल नहीं कर पाते हैं। कुछ चीजें ऐसी जिनसे हमें शर्म आती है, कुछ चीजें ऐसी जो आप डॉक्टर के पास जाते जाते ही भूल जाते हैं, मेरी तरह। खैर, आज हम डॉक्टर को ही ले आए हैं हमारे सामने। आज हमारी जो गेस्ट हैं बेहद खास है, डॉक्टर सोनू खोखर। इनके कई सारे इंस्टाग्राम वीडियोस जो कई बार वायरल होते हैं, आपने देखे होंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, आपके काम की इन्फो रहती है। आज आपके सवाल मैं अपनी जुबान से इनसे पूछूंगी और जवाब जानेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर सोनू खोखर हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच आरजू। आपकी कई सारी वीडियोस देखी हैं, उन वीडियोस को देख के मैं खुद इंस्पायर हुई हूँ। कई सारी चीजें ऐसी थी आपकी वीडियोस में जो मुझे खुद नहीं पता थी, जिसमें से जो बहुत इम्प्रेस किया मुझे वीडियो ने, वो था पेरेंट्स की इंटीमेसी को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पेरेंट्स को इंटीमेट होते अगर देख लें तो उन पर क्या असर होता है, और कौन सी एज ऐसी होती है कि बच्चों को अलग रूम में सुलाना शुरू कर देना चाहिए। आरजू एक्चुअली ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीज़ पता नहीं होती है। जैसे कि जब मैंने ये वीडियो डाली थी, ऑल्दो इस पे बहुत सारे मिलियन व्यूज़ है, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया कि हाँ, हमें ये चीज़ पता नहीं थी, अच्छा हुआ आपने ये चीज़ डिस्कशन में लाई। बट स्टिल देयर आर पेरेंट्स जो इस बात पे अग्री करने को रेडी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि समवेयर कि आप वेस्टर्नाइजेशन ला रहे हो या वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप जो है को स्लीपिंग को हटा रहे हो। हमारे बच्चे जो हैं वो जो एक लव बॉन्ड फॉर्म होगा, आप उस लव बॉन्ड को क्रिएट होने से रोक रहे हो। तो बहुत सारा जो है क्रिटिसिज्म भी आया और बहुत सारा अप्रिशिएशन भी आया, लेकिन जो रियल कंटेंट था ना वो मेरे डीएम्स में था। मेरे डीएम्स में देवर 14 इयर्स से लेके 36 इयर्स ओल्ड तक की स्पेशली वुमेन्स जो थी, क्योंकि वुमेन ज्यादा नोटिस कर पाती हैं। देवर लाइक हमने कुछ ऐसा सुना है, हमने कुछ ऐसा देखा है जो हमें नहीं देखना चाहिए था। इवन कुछ ऐसे थे कि जैसे फादर्स जो है वो मदर के साथ फोर्सली, जैसे आप बोलते हो फोर्स सेक्स, इस तरह का, या बच्चों को कहना कि जल्दी सो जाओ जल्दी सो जाओ। एंड बच्चे डू अंडरस्टैंड दैट, दे विल प्रिटेंड कि दे आर स्लीपिंग, दे डोंट। या फिर बच्चों से ये उम्मीद करना कि ये बहुत छोटे हैं और उन्हें कुछ पता नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। होता क्या है ना, फिर कि जब वो बच्चे एडल्ट में होते हैं ना, एडल्ट में ग्रो होते हैं, तो उस वक्त क्या हो जाता है कि या तो उन बच्चों की ना एक सेक्सुअली जो एक सेक्सुअल डिजायर होती है वो किल हो जाती है, क्योंकि उन्होंने सेक्स को बचपन में एक रॉन्ग फ्रेम से देख लिया है ना। दूसरा क्या होता है, मेरा एक केस बताती हूँ मैं, जो मुझे डीएम में आया है, कि जो बच्ची थी वो 3 साल की थी। उसने देखा अपने पेरेंट्स को, तो उसे क्या समझ में आया कि ओके, जो लोग अकेले होते हैं वो ऐसा करते हैं। जब वो 4, 5, 7 साल की हुई, उसके ड्राइवर, उसके मामा सबसे अब्यूज हो गई, सेक्सुअली अब्यूज्ड। और उसके बाद व्हेन शी ग्रो 17, 18 शी गॉट प्रेग्नेंट विदाउट इवन नोइंग, कि उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी उस चीज की। फ्रेंड्स की हेल्प से शी गॉट अबॉर्टेड, अबॉर्शन, है ना। तो उसके बाद शी इज लाइक, नाउ आई एम 24 years old, आई एम सेक्सुअली नम। ना मुझे कोई इमोशन फील होते हैं, ना मुझे ये फील होता है कि जैसे मैं स्ट्रेट हूँ, ना मुझे लड़कों के टुवर्ड्स कोई अट्रैक्शन फील होता है। आई सी सेक्स एज अ बैड फ्रेंड। तो ये होता है, आप अपने बच्चों की सेक्सुअल हेल्थ किल कर रहे हो, आप उन्हें किसी गड्ढे में गिरने के लिए, आप बोलते हो कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ना हो, भगवान हमारे बच्चे के साथ कुछ ना हो। आपने शुरू तो घर से ही कर दिया ना वो। तो आप कैसे कह सकते हो हमारे बच्चों के, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, हमने अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दिए। संस्कार बेडरूम में भी होते हैं। आप अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्पेस दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट इज माई पॉइंट, कि बच्चों को ना आफ्टर 3-4 years ऑफ एज दे कैन अंडरस्टैंड थिंग, दे कैन सेंस थिंग। अगर आप एक प्राइवेट स्पेस नहीं दे सकते, प्राइवेट रूम नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट इतना जरूर करो कि अपने बच्चों को जिस वक्त वो उस रूम में है उस वक्त इंटीमेसी ना करे। और मैंने आप ही के एक वीडियो में देखा था, किसी ने आपको डीएम किया और उसने बोला कि कई बार तो ऐसे होता था हम प्रिटेंड करते थे कि हम सो गए। एग्जैक्टली, दैट वाज अ केस ऑफ 36 year old वुमेन।
अभी ना शी वाज प्रेग्नेंट विद अ किड, मतलब चाइल्ड, एंड शी वाज लाइक कि मैम मैं माँ बन रही हूँ बट मुझे कोई फीलिंग नहीं है, ना इस बच्चे के लिए, ना मुझे अपने पार्टनर के लिए। ऑल्दो वी हैड सेक्स, दैट इज व्हाई आई एम प्रेग्नेंट, बट आई डोंट फील एनीथिंग। एंड शी टोल्ड कि मेरे फादर जो है वो मेरी मदर के साथ फोर्स सेक्स करते थे और हमें बोलते थे सो जा, सो जा। और हमें डर के मारे प्रिटेंड करना पड़ता था कि हम सो रहे हैं, और हमें वो सब कुछ सुनता था कि उसके फादर जो है उसकी मदर को बोल रहे होते थे कि तू मेरी वाइफ है एंड यू हैव टू डू दिस, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैकेनिकल या तो अब सोचो कि उस छोटी बच्ची ने क्या सीखा है कि दिस इज हाउ अ वुमन शुड बी ट्रीटेड, कि अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो शी शुड नॉट स्पीक आउट। अपने मदर्स की क्राई, और इतने छोटे बच्चे को आप सेक्स दिखा रहे हो, सुना रहे हो, वही बहुत गलत है। वो भी बैड फ्रेम ऑफ सेक्स, जाने अनजाने में। जाने अनजाने में, तो ये बहुत गलत है। ऊपर से इंडिया में एक चीज है कि ना आप सेक्स एजुकेशन नहीं देते, शर्म आ जाती है, लेकिन ये दिखाने और सुनाने में शर्म नहीं आ रही है, तो ये मेंटल ट्रॉमा है बच्चों के लिए। तो आई थिंक दिस शुड बी स्टॉप। अगर हम एज को एक नंबर में आप बताएं कि किस एज में फिर बच्चे को आप अलग सुलाना शुरू कर दें? आई थिंक 3 to 4, 3, 4, 5 इज द एज जब आप धीरे धीरे उन्हें अलग सुलाना स्टार्ट कर सकते हैं। उनको अपना हाँ, स्पेस बिल्कुल स्पेस चाहिए। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पेरेंट्स कह रहे हैं कि 10 साल का बच्चा है, हमारे साथ ही सोता है, कुछ भी नहीं हुआ। हाउ डू यू नो कि कुछ नहीं हुआ? वो आपको आगे थोड़ी बोलेगा कि हमने कुछ देखा, हमने या कुछ सुना। सुना। हाँ, तो 3-4 years इज सुला दो भाई, अलग सुलाओ फिर। सेक्स एजुकेशन की बात की आपने, जो कि इंडिया में नहीं दी जा रही है। पर अगर हम खुद अपने बच्चों को घर पे ही एजुकेशन देना चाहें, कौन सी एज अप्रोप्रिएट है इसके लिए कि अब बच्चा समझ जाएगा? ऑल राइट, एक्चुअली सेक्स एजुकेशन घर पे ही दी जाती है, आप स्कूल से ही उम्मीद मत करो। बहुत सारे पेरेंट्स का है कि स्कूल में हम भेज तो रहे हैं, वहाँ पे नहीं देंगे हम। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं एक स्टैंडर्ड में थी, एक कोई आई थिंक एनजीओ टीम आई, दे शो अस अ कॉन्डोम एंड सैनिटरी नैपकिन। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, दिस वाज द सेक्स एजुकेशन वी रिसीव्ड। तो ये बहुत ही रॉन्ग फ्रेम था जो हमने देखा, ये क्या है। और जो हमने महसूस किया जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, आई गेस सभी लोग रिलेट करेंगे इस चीज से कि हमें जैसे ही वो चैप्टर आता था कि रिप्रोडक्शन, कब, हाँ एग्जैक्टली, और प्यूबिक हेयर आना कब शुरू होते हैं, कब लड़के लड़कियां जवान होना शुरू होते हैं, उस टाइम पे लड़के ऐसे हंस रहे होते थे और लड़कियां ऐसे बुक में अपना मुंह छुपा रही होती थी। मेरे बायो के टीचर जो है वो मेल थे। जब ये चैप्टर आया तो हमारी सारी क्लास को कंबाइन किया गया और एक फीमेल टीचर लाई गई कि शी विल टेल यू। एक रॉन्ग Exactly. कर रही हूँ ना, तो ये होता है। और सेक्स एजुकेशन की अगर हम बात करें ना यार, तो सेक्स एजुकेशन इज नॉट समथिंग कि आप अपने बच्चों को यहाँ बैठाओ, आजा मैं तुझे बताऊंगी। इट्स नॉट दैट थिंग। इट स्टार्ट फ्रॉम 3 years of child to puberty, धीरे धीरे। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस कि आप उसे आज बता रहे हो, उसने कुछ देखा, सैनिटरी नैपकिन देखा, एड का वो मत बदलो या उसे पानी लेने मत भेजो, उसको बताओ कि बेटा ये सैनिटरी नैपकिन है, व्हाई इट इज यूज्ड। अगर उसकी एज है उतनी कि वो बता सकते हो तो बताओ कि बेटा ये एक ऑर्गन होता है यूट्रस मम्मा की बॉडी में, एंड उसमें जो है बेबी फॉर्म होता है, राइट, दिस इज द वे टू टेल। नॉट लाइक जाओ बेटा पानी लेके आओ। एग्जैक्टली, जब मुझे फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए थे मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। सेम है। आई टोल्ड माई मदर कि आई गॉट पीरियड्स, और वो भी बहुत डरते हुए। और आपने तो बताया होगा मेरे थोड़ा अर्ली एज में आ गए थे, तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि पीरियड्स होते हैं, तो मैं मम्मा को बता पाऊँ कि ये पीरियड्स हैं। आई गॉट वेरी स्केयर्ड, आई स्टार्टेड क्राइंग इन द स्कूल। तो ये था कि हमारे टाइम में थोड़ी अवेयरनेस कम थी इस चीज की। सेक्स एजुकेशन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उठाऊंगी। एक हम कल कोर्ट ड्रामा देख रहे थे, उसमें ये था कि आप सेक्स एजुकेशन तो दे रहे हो, बच्चों को ये भी बताओ कि कानून में क्या है चीजें, कानून क्या कहता है। अगर आप नाबालिग हो और आप इंटीमेट होते हो तो उसकी क्या आगे आपको भरपाई करनी पड़ सकती है, कैसे आपको पूरी सोसाइटी को फेस करना पड़ सकता है। बच्चों को ये समझाओ कौन कौन सी धाराएं हैं जो आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं अगर सामने से कोई केस फाइल आप पे हो गया, तो ये भी बहुत जरूरी चीज है। जरूरी है। मैं आपको एक केस बताती हूँ। रिसेंटली मैंने एक केस देखा जिसमें 14-15 साल की जो बच्ची है वो प्रेग्नेंट थी। तो सोसाइटी क्या उसके लिए एक फ्रेम तैयार कर देती है कि ये ना ऐसी ही थी, फटी हुई रिप्ड जींस पहन रही थी, तो आप इससे क्या उम्मीद करोगे। एट द सेम टाइम क्या उस मतलब ऑब्वियसली अगर वो प्रेग्नेंट है तो लड़के के साथ ही हुई है ना, तो उस लड़के के पेरेंट्स ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली कि वो उन्हें ये बताए कि बेटा
अगर आप किसी के साथ कॉपुलेट करते हो या सेक्स एजुकेशन देके फिर उसको ये समझाते कि अगर आप कॉपुलेट करते हो, इंटरकोर्स करते हो, तो एग जो है स्पर्म के साथ मीट होके और एक बेबी बन सकता है। इवन आप बहुत छोटे हो पर ये हो सकता है, और अगर ये हो गया तो आप सोशली किसी को फेस नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी इस एज में। मतलब सेक्स इज नॉट कि आपने सेक्स एजुकेशन दे दी, आप उसको ये भी बताओ कि इट शुड बी डन एट राइट एज विद राइट पर्सन, है ना? तो ये बच्चों को नहीं बताया जाता। अब 14-15 साल के बच्चे प्रेगनेंसी लेके आ रहे हैं, ना उनको ये बताया जाता है। एक धारणा हमारी कंट्री में है कि सिर्फ इतनी उम्मीद की जाएगी बच्चों से कि सेक्स आफ्टर मैरिज, बट क्या आपने उसे सेफ सेक्स बताया है कि प्रोटेक्शन भी कुछ होता है? अगर कुछ गलतियां आपसे हो जाए तो पेरेंट्स को आके बताओ, या उस गलती तक पहुंचो ही मत। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात की, Yeah. सेफ सेक्स और प्रोटेक्शन की। एज ज्यादा हो जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, बट फिर भी अनसेफ सेक्स होता है। मैंने Exactly. एक केस सुना था, एक डॉक्टर का वीडियो में देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया एक पेशेंट आती है उनके पास आफ्टर डिलीवरी, अभी डिलीवरी को आई गेस 3 ही महीने हुए थे, उन्होंने बताया, और उनकी प्रेगनेंसी हो गई। कई बार ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद आपके जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, तो वो प्रेग्नेंट हो गई लेडी, उनको नहीं पता चला, और 3-4 महीने की प्रेगनेंसी लेकर वो आई, जिसके बाद उनके वो स्टिचेस, जो सी सेक्शन हुआ था, वो स्टिचेस में भी इफेक्ट पड़ा था और बहुत खराब कंडीशन उनकी हो गई थी। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। डिलीवरी के कितने टाइम बाद सेक्स किया जाना चाहिए? एक्चुअली इट डिपेंड्स कि अगर आपने नॉर्मली डिलीवर किया है बेबी को, तो यू कैन सेक्सुअल एक्ट यू कैन स्टार्ट विद इन 45 डेज। अगर आपकी सी सेक्शन है और आपको लग रहा है या आपकी गायनी ने कंफर्म कर दिया कि या देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन, देन यू कैन स्टार्ट विद 50 डेज, 60 डेज, 2 मंथ्स। तो ये है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है और आपकी गायनी ने कहा है कि नहीं यू शुड टेक टाइम, देन प्लीज टेक टाइम, डू नॉट रश फॉर थिंग्स। अच्छा, ये सर्विकल कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे देश में। आजकल थोड़ी जागरूकता लाई जा रही है इसको लेकर। मुझे खुद, मैं अपनी बात बताऊं, मुझे किस एज में पता चला कि सर्विकल कैंसर का वैक्सीन होता है? आफ्टर माय डिलीवरी मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपने ये वैक्सीन लिया है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जरूर ले लेना। हालांकि इतना टाइम नहीं होता डॉक्टर के पास उस टाइम कि वो पूरा एक्सप्लेन करें क्यों लेना है। मैंने खुद रिसर्च किया, मैं खुद न्यूज एंकर हूँ, फिर भी अगर मुझे इस एज में पता चल रहा है। अभी 1 महीना पहले मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, उनका मेरे पास मैसेज आता है कि आरजू, ये सर्विकल कैंसर की वैक्सीन तूने ले ली है क्या? मुझे बोला गया है लेने के लिए। शी इज 29। या लाइक मैं खुद भी अपना अगर एग्जाम्पल बताऊं तो मैंने भी बहुत जल्दी नहीं ली थी। मुझे जब मैं मेडिकल कॉलेज में एंटर हुई हूँ तब मुझे उसके बारे में पता लगा कि हाँ ऐसा लेना होता है। सर्विकल कैंसर एक्चुअली एक टाइम था इंडिया में जब मोस्ट ग्रोन कैंसर चल रहा था अमंग वुमेन, लेकिन वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको इससे बता सकती हूँ कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन ओनली सर्विकल कैंसर थोड़ा कम हुआ। अब ब्रेस्ट कैंसर है हाई, तो सर्विकल कैंसर की वैक्सीन बहुत जरूरी है और 11 साल से 15 साल के बच्चों को ये देना चाहिए। हर मदर जो इस वीडियो को देख रही है, आई सजेस्ट, अगर आपकी बेटी 11 साल से ऊपर हो चुकी है तो आप प्लीज वैक्सीन दें। ये ना सोचे कि जब ये सेक्सुअली एक्टिव होगी या जब ये मैरिज कर लेगी उसके बाद ही देंगे। 11 साल इज एज। और जिन्होंने वो मिस कर दिया टाइम, जैसे हमारे जैसे लोग, हाँ, तो फिर वो कब ले सकते हैं? ले सकते हैं यार, एटलीस्ट प्रेगनेंसी से पहले ले लो। अगर आपको जब भी वो बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, तो आप ले लो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आपको पता लग जाए, फॉर अ सेफ साइड आपको ले लेनी चाहिए। आपने ब्रेस्ट कैंसर की भी बात की, इस टॉपिक पे भी बात करना बहुत जरूरी है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ब्लैक ब्रा पहनने से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। मुझे अभी भी नहीं पता कि ऐसा होता है क्या। और एक्चुअली ये आधी अधूरी नॉलेज है। यहाँ होता क्या है ना कि जो बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट हुई, जैसे मेन में टेस्टिस हुई, तो नेचर ने उसको इस तरह से बनाया है कि दे आर आउटसाइड द बॉडी। दैट इज वाई उनका जो टेम्परेचर है वो बाकी की बॉडी ऑर्गन से थोड़ा सा कम रहता है। उनका टेम्परेचर ट्रिगर नहीं होना चाहिए कि उनके सेल ट्रिगर हो, कैंसर फॉर्म हो, इसलिए। तो ब्लैक का कलर का ये कॉम्बिनेशन है कि अगर आप ब्लैक कलर पहन रहे हो तो आपको हीट ज्यादा लगती है ना, सन से आप एब्जॉर्ब ज्यादा करते हो हीट। तो बस ये एक धारणा है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर घुस जाता है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओके ओके, ये टेम्परेचर की वजह से है। जैसे कि आप लाइट कपड़े पहनोगे तो टेम्परेचर कम एब्जॉर्ब होगा। और किन बातों का हम ध्यान रखें कि ब्रेस्ट कैंसर का इनिशियल स्टेज में ही पता चल जाए, और क्या वजह होती है इस कैंसर के पीछे? वजह आजू बहुत कुछ हो सकती है। स्ट्रेस बहुत एक मेन वजह मैं आपको बता दूं। ब्रेस्ट कैंसर की? यस, कैंसर की एक वजह जो आजकल ट्रिगर हो रही है ना, जो हम स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं ना दुनिया भर का, वो एक बहुत बड़ी वजह है। आपकी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है जैसे आप अपने आप को कंज्यूम करा रहे हो, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ फूड, रिलेशंस,
या स्ट्रेस, कुछ भी, हवा भी, पानी भी, जिस भी जो आप ले रहे हो ना, सब कुछ वो ट्रिगर करता है। सेल ही तो है, सेल की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है वगैरह वगैरह, ये ऑल्टर हो जाती है। तो वो ऑल्टर क्यों होती है? जब उसे सही जो उसको चाहिए बॉडी को वो नहीं मिल रहा होता है ना, तो ये वजह होती है कि आप कैंसर ट्रिगर कर लेते हो। पर वैसे अगर मैं जनरल बात करूँ तो इट्स लाइक आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कैंसर की, है ना? तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। या जैसे कि अगर सेक्सुअल एक्ट जो आप कर रहे हो उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है कि आप ब्रेस्ट को बहुत ज्यादा ट्रिगर्ड ना करो, आपके मूवमेंट्स उस तरह के ना हो। अदर देन दैट, जैसे छोटी छोटी बच्चियां जो होती है ना, उनको भी ये नॉलेज देनी बहुत जरूरी है कि बियर सपोर्टिव ब्रा। इंडिया में ये है, बहुत बड़ी बच्ची हो जाती है, ब्रेस्ट बहुत बड़े बड़े हैं और ब्रा नहीं पहनी होती, स्पेशली इन द रूरल एरियाज। अगर आपने देखा हो, ऐसी घूम रही होती हैं कि अभी क्या जरूरत है, शादी हो जाएगी उसके बाद ब्रा पहनी। तो ये नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट नीड सपोर्ट, दिस इज अ ऑर्गन सीरियसली नीड सपोर्ट, एंड ऑल्सो द टेस्टिस इन मेल। तो ऐसा होता है, तो बच्चों को ब्रा पहनाओ एट अर्ली एज। किस एज में? जैसे ही उनको सपोज करो ब्रेस्ट फॉर्म करनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो आप उनको बेशक ए साइज ब्रा पहनाओ, पर पहनाओ, स्पोर्ट्स ब्रा पहनाओ। विदाउट ब्रा बच्चों को मत घुमाओ, है ना? दूसरा चीज ये होती है कि उनको एक अपना ही एक मैनुअल चेकअप करना सिखाओ। जैसे कि हमारे में होता है, हम जो मेडिकल जो डॉक्टर्स चेकअप करते हैं कि ब्रेस्ट को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। फिर हम हर क्वाड्रेंट को ऐसे पाल्पेट करके देखते हैं कि कोई ट्यूमर तो नहीं है। या आप घर में भी कर सकती हैं, और ये सभी लेडीज को करना चाहिए कि अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है ना कि यार कुछ ट्यूमरस जैसा कुछ फील हो रहा है, गांठ जैसा कुछ फील हो रहा है, या फिर अंडर आर्म्स में आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है, टच करके आपके जो अंडर आर्म्स में लिम्फ नोड्स वगैरह जाते हैं, वहां पे आपको कुछ स्वेलिंग फील हो रही है, अंडर आर्म्स में भी गांठ जैसा फील होता है? यस यस, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, उसमें हो जाता है इन्फेक्शन, कैरी हो जाता है वहां पे भी, अंडर आर्म्स के एरियाज में। अगर आपको जरा सा भी इस तरह की कुछ फीलिंग आ रही है ना, यू शुड डेफिनेटली रश टू योर गायनेक। ओके, एक और चीज है ये एब्सिस करके, ब्रेस्ट एब्सिस। एब्सिस इज डिफरेंट थिंग। एब्सिस इज नॉट अ कैंसर। इट्स लाइक अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या वैसे भी हो जाता है, इट्स काइंड ऑफ, बच्चा जब फीड करता है ना, तो उसके ओरोफैरिंक्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो निपल के थ्रू मदर के अंदर ब्रेस्ट में जो है ट्रैवल कर जाते हैं, तो उससे इन्फेक्शन डेवलप होती है, सूजन आती है और रेडनेस हो जाती है, या कई बार पस भी आ जाता है। वो एंटीबायोटिक से, ड्रेनेज वगैरह से ठीक हो जाता है। और क्या ऐसा होता है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड अच्छे से नहीं करा पा रहे हो, तो वो मिल्क अंदर जम जाता है, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन होता है? काइंड ऑफ, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप नहीं कराओगे तो वो मिल्क जो है आपके ग्लैंड्स भरे हुए रहते हैं, तो कई बार हो सकता है, बट मेन रीजन इज नॉट दैट। ओके, मेन रीजन इज वो बच्चे के ओरोफैरिंक्स में ही होता है, ओके। इस वजह से होगा। अच्छा डॉक्टर, पीरियड्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? पैड्स या फिर टैम्पॉन्स या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स? अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछे ना आरजू, तो डेफिनेटली मेंस्ट्रुअल कप। बट अगर आप ये पूछे कि जैसे डिपेंड्स कि किसको आप यूज करा रहे हो, जैसे कि अगर हम उस बच्चे की बात करें जिसको फर्स्ट टाइम पीरियड्स हुए, तो आप उसे ये नहीं कह सकते आप मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट कर लो। शी विल बी स्केयर्ड, पहले ही ब्लड आ रहा है और आप इंसर्ट करने को भी कह रहे हो, कर रही। सही बात तो है। उसमें क्या होता है कि पैड इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप उसे बस सिखाओगे कि बेटा इसको ऐसे स्टिक करना है पैंटी पे, और दैट्स ऑल वी नीड। लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड वुमेन हो जाती है, 1-2 साल आप ब्लीड कर चुकी है, और फिर वो जो गीलापन, वो रैशेस, चिपचिपाहट, उससे आपको छुटकारा चाहिए, देन मेंस्ट्रुअल कप इज अ विन विन चॉइस। आई टेल यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपको क्रैम्प्स के अलावा ना जरा से एक साइकोलॉजिकल फील भी नहीं आएगी कि आप bleed कर रही है। इट इज सील्ड फ्रॉम योर लोअर साइड, तो इट्स बेस्ट विन विन सिचुएशन। कप का साइज भी मैटर करता होगा? या कप का साइज मैटर करता है। जैसे कि अगर आप टीनेज बच्चियों की बात करें जिनका वेट उतना ज्यादा नहीं होता, तो वी गो विद दिस स्मॉलर कप। अगर आप ऐसी वुमेन की बात करें जैसे 25 प्लस आई एम एंड आई हैव नॉट गिवन बर्थ टू एनी बेबी, तो आई कैन यूज अ मीडियम साइज कप। बट इफ अ वुमेन हैज गिवन बर्थ, या फिर वो उसकी जो बॉडी है वो फिजिक ज्यादा है, तो आप फिर लार्ज कप यूज करें। और अगर किसी लड़की की बॉडी भी ज्यादा, स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है पर बेबी डिलीवर कर चुकी है, उसके लिए फिर लार्ज मीडियम, कप, लार्ज। ओके, क्योंकि आप बेबी डिलीवर कर चुके हो तो लार्ज कप। फिर वो डिपेंड भी करता है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप कंफर्टेबल नहीं हो या हैवी ब्लीड भी नहीं है और लार्ज कप आपको कंफर्टेबल नहीं है, आप मीडियम, तो मीडियम से जाओ। बच्चियों के लिए तो आजकल अच्छे ऑप्शंस हैं, आजकल डिस्पोजेबल पैंटीज आ रही हैं। डिस्पोजेबल पैंटीज इज गुड ऑप्शन एक्चुअली, कि आपको पैड लगाना भी नहीं है, बट इट शुड बी डिस्पोज्ड, इट शुड नॉट बी रीयूज्ड। आप बस यूज करो और डिस्पोज कर दो, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। या क्योंकि डॉक्टर,
ये एक टर्म है वाइट डिस्चार्ज जो होता है बच्चियों में, बच्चियां इस पे बात नहीं कर पाती हैं अपनी मम्मा से, दोस्तों में बात हो जाती है बट दोस्तों को कितना ही पता होगा इसके बारे में, क्यों होता है और फिर कैसे इसको बंद किया जा सकता है? एक्चुअली बंद करने वाला इसमें कुछ है ही नहीं, इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन ऑफ द बॉडी। जैसे कि एक वाइट डिस्चार्ज होता है जब आप पीरियड्स आपके आने वाले होते हैं उसमें, या फिर एक वाइट डिस्चार्ज होता है जब बच्ची जो है पहली बार पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, तो 1.5-2 साल तक एक वाइट येलोइश डिस्चार्ज आएगा। 1.5-2 साल तक? यस, 1.5-2 साल तक आता है। दैट्स नॉर्मल, दैट्स नथिंग, ऐसा कुछ डरने वाला नहीं है कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, अनटिल अनलेस ना कोई स्मेल हो, कोई इचिंग हो, विजाइना में आपको कोई रैश की इचिंग या कोई ऐसा फाउल स्मेलिंग आ रही हो, फिशे स्मेल हो या कलर चेंज हो रहा हो, तब वही होने की बात है, अदरवाइज दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। फिर बाकी जो वाइट डिस्चार्ज आते हैं वो आएगा आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे, जब आप 14th डे बिफोर द पीरियड्स जो होता है ओव्यूलेशन कर रही होती हैं, तो उस वक्त एक वाइट डिस्चार्ज आएगा, दैट इज नॉर्मल। एक आता है जब आप प्रेग्नेंट होती हो, वाइट मिल्की लाइट कलर का डिस्चार्ज, दैट इज नॉर्मल अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा नहीं आ रहा या कोई स्मेल नहीं है एज अप्लाइड, अदरवाइज इट्स नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज। बट मैंने ये भी सुना है कि अगर वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, अगर इन केस आपने अपने घर पे बताया, तो बोलते हैं कि कमजोरी हो गई है, बॉडी में कमजोरी है, इस वजह से आता है, खाना खाओ इसकी वजह से नहीं आता है, ये कमजोरी की वजह से तो नहीं होता है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि गर्म चीजें ठंडी चीजें, हाँ ये मैं प्रिफर करती हूँ कि भाई पीरियड्स है तो आप थोड़ी गर्म चीजें कम खा सकते हो कि उस दौरान आपको ब्लीड कम होती है, क्योंकि बॉडी है एक्सेप्ट तो करती है गर्म ठंडे को, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वाइट डिस्चार्ज इसलिए होता है आपका वजन कम है ऐसा। हाँ, ओके। मेरा आखिरी सवाल आपसे, प्यूबिक हेयर को हटाना जरूरी होता है क्या? यस, ड्यू टू रिस्क ऑफ इन्फेक्शन यू शुड रिमूव ऑल्सो। वैसे भी आपको अच्छा नहीं लगता कि उससे रैशेज हो जाते हैं, बार बार आपकी थाइस पे टच होंगे, या फिर आप कुछ टाइट क्लोथिंग जीन्स वगैरह पहनो तो उसकी वजह से बाल जो खिंच जाते हैं, उसमें इन्फेक्शन होंगे, फॉलिकुलाइटिस होगा, हेयर फॉलिकुलाइटिस होता है, तो उसमें उस इन्फेक्शन से बचने के लिए, और स्मेल या पानी इकट्ठा होगा, तो यस यू शुड रिमूव। तो मैंने बहुत जगह ये सुना कि नहीं, प्यूबिक हेयर से कोई ऐसा इशू नहीं होता, आप उसको अनलेस बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आपके कॉरस हेयर है बहुत ज्यादा है तो you should use और रिमूवल के लिए मतलब किस चीज का? ट्रिमर ओनली? पर्सनल ट्रिमर, मतलब क्यूबिक ट्रिमर्स आजकल बहुत अवेलेबल, वैक्सिंग और रेजर्स? नो वैक्सीन नो रेजर फॉर द क्यूबिक हेयर। मैं सजेस्ट नहीं करती, स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हो ना तो बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आप सोचो कि अगर आप वैक्स कर रहे हो वो आपकी स्किन की अपर लेयर तो ले जा रहा है ना साथ में, तो आप इन्फेक्शन को प्रॉन तो हुए हो ना कि आपकी स्किन छिली है, ठीक है। ये चौंचले जो होते हैं ना कि डेड स्किन में गई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो आपकी स्किन गई है और फॉलिकुलाइटिस खींचे हैं, सॉरी फॉलिकल्स खींचे हैं, तो ये नहीं करना। प्लस अगर आप रेज की बात करो तो उसमें भी ना ऊपर वाली स्किन की लेयर रेज होती है, कट्स लगने के भी चांसेस होते हैं। ओनली ट्रिमर इज द ऑप्शन जिसमें जो है सिर्फ इतने इतने माइन्यूट हेयर रह जाते हैं, बाकी क्लीन हो जाता है, तो ना तो आपको कोई कट लगा ना आपकी स्किन की अपर लेयर गई, तो वो सेफेस्ट ऑप्शन है, क्लीन भी हो जाओगे आप और आपको इचिंग वगैरह फॉलिकुलाइटिस ये वाले ऑप्शंस भी नहीं होंगे, तो ट्रिमर इज बेस्ट चॉइस। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनू, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे ही कितने डाउट्स क्लियर हो गए आपसे बात करते करते। आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं और इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी है, खासकर रूरल एरियाज में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन मुद्दों पे बात की जाए अपने डॉक्टर से, और जहाँ से भी आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिले आप ज़रूर लें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत थैंक यू। और आप कहाँ चल दिए, आपको आना है मेरे पॉडकास्ट में मेरी गेस्ट बन के, क्योंकि हर किसी के पास कहानियाँ होती हैं। हमने अब तक माओं को बुलाया, अब डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि आप ही ने ये कहा था कि कई सारे सवाल हैं आरजू हमारे जो हम डॉक्टर से जानना चाहते हैं, इसलिए इस बार डॉक्टर को बुलाया है, अगली बार पीडियाट्रिशियन को भी बुलाएंगे, लेकिन आपकी कहानी भी जरूर जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते रहिए द मॉडर्न ममा शो।